नमस्कार, खुशामदीद, गुड इवनिंग। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे टॉक शो विद पूजा सिंह में। हिटलर ने कहा था डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। लेकिन भारत में पॉलिटिक्स के मायने बदल गए हैं। अब जो डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिक्स है, वो टू द लीडर, फॉर द लीडर एंड फ्रॉम द लीडर। इसी कड़ी में आइए हम आज आपको जोड़ते हैं एमआईएम के एक सदर विधानसभा अध्यक्ष, जो कि 2027 में पूरी उनकी मेहनत होगी कि वो आपके सामने एक लीडर बन के उभरे, अजमल खान से। कहते हैं हमारे जिले की प्रतिभाओं को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बाहर भेजा मरीजों के लिए, सदर हॉस्पिटल्स में जाके भी इनका काफी योगदान रहा, पर ये अपने आप को कभी भी जिले में प्रमोट नहीं करती। तो आइए एक ऐसे लीडर से मिलते हैं जो आपके लिए काम करना चाहता है। नमस्कार अजय भाई। नमस्कार। और बहुत बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे पॉडकास्टिंग में आए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पहले आप अपना परिचय बताइए जनता को। मैं जो है राजनीति में जो है आजमगढ़ में करने का मेरा मकसद ये था कि यहाँ पर जो नेतागण लोग हैं और उनकी राजनीति में बचपन से देखते आ रहा हूँ, मुझे सही नहीं लगी। तो मैं जब शहर आया, आजमगढ़ शहर में आना शुरू किया, तो पहले जैसे मैं क्रिकेट बहुत खेला था, तो क्रिकेट पे पहले फोकस किया। मैं गया स्टेडियम में, तो वहाँ पर देखा तो स्टेडियम जो है मुझे छोटा लगा। उसके लिए मैंने दिनेश लाल यादव जी से भी कहा था उस टाइम पे, जब ये सांसद हुए थे। और उसके बाद जो है मैंने वहाँ पे बच्चों से पूछा, तो उन्होंने जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों से मैं पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे मतलब फैसिलिटी कोई नहीं है, हम लोग यहीं पे आते हैं, सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो मैं और मेरे दो दोस्त थे, हम लोग बैठ के डिसाइड किए और हम लोगों ने आईपीएल की तर्ज पर एक लीग करवाने के मतलब प्लान बनाया, आईपीएल की तरह, मतलब आजमगढ़ के लिए, और उसका नाम रखे हम लोग आजमगढ़ चैंपियन लीग। और उससे हम लोग एक सीजन, मतलब कोविड से पहले 2 सीजन कराए हम लोग। और माशाल्लाह ये था कि यहाँ से कुछ बच्चे गए बाहर तक, और जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया था उस टाइम पे, यूपीसीए ने। और यूपीसीए ने हमारे लीग को समर्थन दिया और आए वहाँ, जो यूपीसीए के जो चेयरमैन थे फाइनल मैच में वो भी आए थे, बच्चों को देखे थे, और कुछ बच्चों के लिए उन्होंने राय मशवरा दिया, और कुछ बच्चे गए यहाँ से, हरियाणा भी गए, पंजाब भी गए। तो मेरा मेन मकसद था कि यहाँ से गरीब बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना। तो फिर उसके बाद मैं शहर में घूमने लगा, फिर यहाँ के राजनेताओं से मिलने लगा, देखा शहर की हालत, 50-50 साल से 40-40 साल से लोग विधायक हैं, रोड की हालत वही हालत, मतलब हर चीज की हालत मुझे ये लगी। तो फिर मैं थोड़ा बहुत कमेंट करना शुरू किया कि ये होना चाहिए, ये बनना चाहिए। तो फिर एमआईएम पार्टी ज्वाइन कर लिया मैंने। और मुझे एमआईएम पार्टी ज्वाइन करने का मेरा एक मकसद ये था, जो ओवैसी साहब हमारे जो सदर हैं, उनकी विचारधारा मुझे पसंद आई। उनकी विचारधारा जैसी ऐसी है, लोग एक वो बना कर रखे हैं कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन ओवैसी साहब कभी मुसलमानों की बात नहीं की। आप हैदराबाद चले जाइए, वहाँ पे सारे लोग उनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो मुझे उनकी विचारधारा पसंद आई। उसके बाद मैं राजनीति में आया हूँ और मैं एमआईएम पार्टी से राजनीति कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 2027 में तैयारी है, अगर अल्लाह ने चाहा तो लड़ूंगा इंशाल्लाह। जी। जैसा कि आपने बताया कि आपने स्टेडियम के लिए सांसद जी से पहल की कि उसमें सुधार किया जाए, बच्चे सिर्फ आते हैं, खेलते हैं, चले जाते हैं, किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो क्या आपने की बात सांसद जी ने सुनी और उस पर कुछ कार्य किया आगे? सांसद जी ने अपने लेटर पर लिख कर भेजा भी था शासन को। हाँ। और मुझे लग रहा है कि स्टेडियम बन रहा है कहीं भी, मतलब स्टेडियम के लिए बातचीत चल रही है। और ये मैंने अपने लेटर पैड पे दिया था, जो हम लोग का आजमगढ़ चैंपियन लीग है, हाँ, उसके बेस पे दिया था, और सांसद जी उस पर फोकस किए थे। और कहीं बनने वाला है, कहाँ बन रहा है तो मुझे नहीं पक्का पता। ये बातें कितने दिन पुरानी है कि उन्होंने फोकस किया और अभी तक ये काम कार्यरत है, मतलब अभी कागज पे चल रहा है? ये कितना दिन हो गया? ये तो बहुत दिन हो गया। जब सांसद जी सांसद नहीं थे, उससे पहले राजनीति में सक्रिय हो गए थे, तो मुझसे मुलाकात हुई थी। तो जब सांसद हुए तो फिर उन्होंने क्या अपने लेटर पैड पे लिख के दिया? और सबसे बड़ी बात कि अगर आप किसी नेता के पास जाते हैं जो कार्यरत है किसी पार्टी में, सांसद है, विधायक है, अगर वो अपने लेटर पैड पे लिखता है और उसके बाद नीचे एक लाइन लिखता है कि इस कार्य को संपन्न करके हमें 48 घंटे या 1 हफ्ते बाद अवगत कराया जाए, तो वो चीजें मायने रखती हैं। ठीक, तो क्या उन्होंने फिर दोबारा कभी ऐसा कुछ लिख के दिया? ऐसे तो कागजी कार्रवाई बहुत होती है। देखिए मैडम, मैं तो चाहता था कि देखिए स्टेडियम जो बने शहर में बने, शहर के आजू बाजू आप कहीं बनाए, गांव एरिया में लेकर जाकर बनाएंगे तो फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। आज बनेगा, 10 दिन बाद बंद हो जाएगा। जैसे आपका एयरपोर्ट है, स्टार्ट हुआ बंद हो गया।
तो मैं यही कहना, मेरा ये कहना था कि मतलब आजमगढ़ सुखदेव पहलवान स्टेडियम छोटा है, कहीं बड़े, जैसे आपका वो अभी सुहेल देव महाराज यूनिवर्सिटी बनी है, उसके आजू बाजू बहुत जगह है, हाँ, अगल बगल में आप कहीं भी इधर शहर के आजू बाजू में स्टेडियम के लिए मेरा ये बहुत है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि देवारे साइड कहीं बन रहा है छोटा स्टेडियम, उधर कोई बनाकर मतलब नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी हो गई है। क्या मिलेगा वहां पे बनाकर, आप बता दीजिए। तो जैसे कि आप बच्चों के लिए सोचते हैं और आपने एज अ आईपीएल एक मैच कराने, टूर्नामेंट कराने के लिए जिले में सोचा, और उसके बाद वो आपने किया भी एक दो बार, फिर कोविड आ गया, फिर उन चीजों को ब्रेक लग गई, और आजमगढ़ से देखा गया कि क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे प्रमोट हुए हैं, गए हैं। तो जो जिले के बड़े नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और उनका इस तरफ सिर्फ कागजी कार्रवाई में तो बहुत सारे काम होते हैं और आगे कार्रवाई नहीं बढ़ती है। तो क्या अगर आप सत्ता में आते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन क्या आप मैच खेलने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे? मैडम, मेरा पैशन रहा है स्टार्टिंग से, बचपन से आज तक क्रिकेट में रुचि मेरी जो भी रही है, और अगर ऊपर वाले ने चाहा, अगर हम लोग आए, कुछ सीट निकली यहाँ से, मेरा फोकस रहेगा पहले आजमगढ़ के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है। मेरा ये फोकस हमेशा से रहा है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, जो चाहे हो। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा यहाँ के बच्चों के लिए। लड़ते रहता हूँ मैं, यहाँ के विधायक से भी लड़ते रहता हूँ, यहाँ लोगों के लिए आवाज उठाते रहता हूँ। तो मैडम, कुछ होना चाहिए आजमगढ़ में। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों ने मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा और उसके बाद भी बीजेपी गठबंधन ही विजयी हुआ, तो क्या आपको लगता है कि आप लोग मिलके यहाँ यूपी में इस तरह से चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों को किसी भी तरह की कोई सफलता मिलेगी? क्या बीजेपी के श्रेय को बिहार में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ, वहां पर हम लोग गठबंधन करना चाह रहे थे, महागठबंधन से। हम लोग जो है एक बार नहीं कई बार कांग्रेस के नेताओं से, आरजेडी के नेताओं से हम लोग संपर्क किए, जाकर बोले, यहाँ तक कि ढोल नगारा लेकर जाके हम लोग बात वहां पे लालू यादव के घर के बाहर बजाए कि हमको ले लीजिए गठबंधन में, और सिर्फ 6 सीट, हम लोग ज्यादा नहीं मांग रहे थे, सिर्फ 6 सीट। हमारे 5 वहां पर एमएलए मौजूद थे पहले से, हम लोग कहे कि हमको 6 सीट दे दीजिए आप और हमको गठबंधन में ले लीजिए। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला, ये लोग गठबंधन में हमको नहीं लिए, इग्नोर करते गए, और फिर हम लोग लड़ गए वहां पे 28 सीट पे, 28-29 सीट पे हम लोग लड़े हैं, जिसमें मान के चलिए 5 सीट तो हम लोग जीते हैं, और 1 सीट पे जो है 300-350 वोट से हारे हैं, और कुछ सीटें ऐसी थी जहां पे हमको 40,000 50,000 वोट मिला है। तो हमको अगर वो गठबंधन में लिए होते तो मुझे लगता है कि आरजेडी की कम से कम 25-30 सीट बड़ी होती। तो अगर वही 2027 विधानसभा चुनाव में प्रयास होगा यूपी में, बिल्कुल प्रयास होगा गठबंधन के लिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर लड़ेंगे हम लोग। यूपी में चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या होगा? अगर आप लड़ते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या होगा? हमारा जो है हर जगह आप, हमारे जो सदर साहब हैं, ओवैसी साहब, आप उनके बारे में पता कर सकती हैं। हैदराबाद में स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, यूनिवर्सिटी चल रही है, सब चलवा रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहा है, बैंक चल रहा है उनका। तो हमारा मेन मकसद ही वही है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, जिसमें जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है। तो हमारा तो स्टार्ट से वही हैदराबाद से स्टार्ट है। तो हम जहां भी जाएंगे हमारा मुद्दा यही होगा कि बच्चों को आगे बढ़ाना है, देश का भविष्य है। बिल्कुल, आपका मुद्दा यही होगा। अच्छा, औरतों के लिए जैसे भी चुनाव में बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं नारी संरक्षण के लिए, और उसके बाद चुनाव के बाद सारे लोग, कोई भी नेता और सांसद विधायक बनता है, सारे वादों पे पानी फेर दिया जाता है। तो महिला सुरक्षा के लिए आपका जो डिपार्टमेंट है, या आप जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, महिला सुरक्षा, चाहे वो हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो, उसके लिए आप क्या सुरक्षा देना चाहेंगे? मैडम, उसके लिए जैसे अभी योगी सरकार में, अभी जो सरकार चल रही है, उसमें महिला सुरक्षा के लिए बोला तो बहुत कुछ गया था, लेकिन उस पे जो है मतलब एक, जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि रात को 12 बजे निकलिए, आप सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग देख ही रहेंगे सोशल मीडिया पे या मीडिया में कितना कौन सुरक्षित है। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे, इंशाल्लाह प्रयास करेंगे, और अच्छा प्रयास करेंगे। यहाँ पे औरतों के लिए देखिए, हमारे सदर साहब को आप कभी भी देखे होंगे, औरतों को बहुत सम्मान करते हैं, और आप उनसे कभी किसी औरत के सामने बात करते हुए देखेंगे तो वो हमेशा सर नीचे करके बात करते हैं। मतलब उनकी नजर में औरतों का कितना सम्मान, आप एक बार उनकी वीडियो देख लीजिए। तो हम औरतों का सम्मान करते हैं, औरतों के लिए बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इसमें बहुत सारे तार और बहुत सारे डॉक्टर सिलसिलेवार सामने आ रहे हैं, जो कि डॉक्टर ज्यादा क्या मुझे लग रहा है 100% माइनॉरिटी से हैं। और
आजमगढ़ से भी एक दो लोगों के तार जुड़े हुए हैं, तो क्या इस बारे में कोई संदिग्ध जानकारी आप लोगों को पहले से थी या इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मैडम, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखिए जांच का विषय है और जांच चल रही है, एनआईए की जांच चल रही है और भी कई टीम लगी हुई है वहाँ पे जांच के लिए। मैं तो यही कहता हूँ, जैसे पहलगाम हुआ, उससे पहले पुलवामा हुआ, जांच करिए, जांच में जो भी दोषी है, वहां पे हिंदू मुस्लिम की कोई इशू नहीं है, जो भी दोषी है उसको पकड़िए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ये मेरा अपना कहना है, देश सर्वोपरि है। जांच करिए, जांच करके जो भी निकलता उसमें दोषी, लेकिन निकलता तो नहीं है ना। अब देखिए पुलवामा की जांच अभी तक वैसी पड़ी है, पहलगाम में भी वही आए, मार के चले गए, तो जांच नहीं हो पा रही है। जांच करिए, जांच में जो भी दोषी हो उसको उठाइए, उसको ऐसी सजा दीजिए ताकि वो देश के बारे में कभी गलत सोचे ही नहीं। पाटला कांड भी हुआ था, लगातार बम ब्लास्ट हुए थे, उसके भी तार आजमगढ़ के कुछ मानिंद लोगों से जुड़े हुए थे, जो कि बात बहुत ही कंट्रोवर्सी में आई थी और साबित भी हुआ, उनको पकड़ा भी गया। तो हमेशा ऐसा कुछ कांड होता है तो उसका कहीं ना कहीं तार आजमगढ़ से जुड़ता है, जिसके कारण लोग जिले का नाम आतंकगढ़ भी रख देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आजमगढ़ में हमेशा कुछ परवरिश ऐसी क्यों है कि इन सब चीजों में वो जोड़ी जाती है और ज्यादातर लोग उसमें माइनॉरिटी के ही मिलते हैं? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है मैडम, ये एक नैरेटिव सेट करती है मीडिया। मैं आपको बता दूं, आप जितनी भी जांच हुई, अभी मालेगांव ब्लास्ट की जो जांच हुई उसमें सारे लोग बेकसूर साबित हुए, सारे लोग अपने अपने घर के, मुंबई में ब्लास्ट हुआ उसमें सारे लोग बेकसूर साबित हुए, तो फिर किया किसने? ये तो मीडिया कभी सवाल ही नहीं उठा रहा है। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में सारे लोग बाइज्जत बरी हुए 17-18 साल के बाद, तो ब्लास्ट किया किसने? जांच तो ये होनी चाहिए ना, किसी ने तो किया होगा, उसकी जांच नहीं हुई। मालेगांव की भी वैसी चल रही है जांच, तो जांच करे सरकार। मैं तो ये कह रहा हूं ना, जांच करे जो भी दोषी हो। अब भी आजमगढ़ की जो जांच है, लेकिन जांच जो है निष्पक्ष होनी चाहिए, मेरा ये कहने मतलब निष्पक्ष जांच। यहाँ पे ना हिंदू ना मुस्लिम, जांच निष्पक्ष हो, जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि आप क्रिकेट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा स्वास्थ्य के भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और आपके सांसद जी आप ही के जैसे कि आपने बोला कि आपने एक दो बार उनसे बातें भी की हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो क्या उन्होंने 5 साल में क्रिकेट क्रीड़ा के क्षेत्र में और हॉस्पिटलाइजेशन के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा कार्य किया जो आपके सामने आया? मुझे तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? मुझे सिर्फ एक चीज बहुत अच्छी लगी, अभी 1 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ आपको। जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो एक वो आता है, इंजेक्शन आता है, अभी मैंने पोस्ट भी किया सोशल मीडिया पे, वो हार्ट का जो 40-50 हजार रुपये की उसकी कीमत है। तो मुझे ये जब ये मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि हर हॉस्पिटल में हर जगह इंजेक्शन उपलब्ध होगा सरकार की तरफ से फ्री, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई और मैंने सोशल मीडिया पे डाला भी कि मतलब ये पहल बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनको इंजेक्शन नसीब, कौन 50 हजार का इंजेक्शन मैडम कहाँ से लगा पाएगा? तो जैसे कि उन्होंने ये एक आदेश पारित कर दिया और एक जन में चला गया संदेश कि वो इंजेक्शन अवेलेबल होगा, लेकिन क्या आपने कभी अपने स्तर से पता करने की कोशिश की क्या कि सदर हॉस्पिटल में इंजेक्शन अवेलेबल है? मैडम ये बात जो आपकी बिल्कुल जायज, अभी मैंने पता नहीं किया, लेकिन मैं पता इसके बारे में पता करिए। अगर वहां पर निकलता है तब तो बात ठीक है, नहीं तो कागज पे और दावों पे तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उस पर कोई खरा उतरता नहीं। सीएम साहब का फरमान तो आ गया ना कि फरमान सीएम साहब देते हैं, लेकिन उसके बाद के लोग जो नीचे स्तरीय नीचे जैसे जैसे आते जाते हैं, वो नीचे आके सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं। तो ये जो बात आपने कही है, मैं चाहूंगी कि मीडिया के भी लोग अगर इसको सुन रहे हो, खुद समाजसेवी भी सुन रहे हो, तो जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये अवेलेबिलिटी पता की जाए कि वो हार्ट का इंजेक्शन क्या अवेलेबल है वहां पे, और कोई मरीज जा रहा है तो उसको विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट वो उसकी जीवन की रक्षा के लिए वो इंजेक्शन लगाया गया है या लगाया जा रहा है। और अगर नहीं लगाया जा रहा है तो आप हम में से ही मिलके कोई उन तक ये संदेश पहुंचाए कि आपके आदेश के बाद भी यहाँ के लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, पता किया जाएगा इसके बारे में। इसके बारे में पता किया जाएगा उसके बारे में। जैसे आप कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल्स में जाता हूँ और वहां पे जो भी लोग होते हैं जरूरतमंद, उनकी जरूर मदद करता हूँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या जैसे कि आपका जो भी दौरा है वो सदर हॉस्पिटल्स में होता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी? मैं ज्यादातर मैं जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाता हूँ जो अपने शहर में है, और कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनसे मैंने जो भी कहा है, मैंने कहा कि आप दिन में कम से कम अगर 100 पेशेंट देखते हैं तो 10 फ्री में देख लीजिए, जो गरीब हो जी, जो गरीब हो, जो आपको लगे कि नहीं इनके पास फीस देने पर ताकत नहीं है, आप उनको देख लीजिए। तो 2-3 हॉस्पिटल ऐसे जो उसमें फॉलो कर रहे हैं, और एक हॉस्पिटल तो ऐसा है कि उसने कहा कि अजमल 10 नहीं मैं 20 देख लूंगा। जी, नाम बताएंगे? डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल।
अच्छा, डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल। जी। ठीक। तो उन्होंने ये कहा कि अजमल, ये जहाँ पे डॉक्टर अजफर जमाल रहते हैं। अजमल जमाल, उन्हीं से बात हुई मेरी। अच्छा। मैंने वीडियो भी बना के डाला था उस पे। उन्होंने कहा कि अजमल, मैं जो है 10 नहीं, अगर दिन भर में मुझे लगेगा 20 तो मैं 20 भी देखूंगा। अगर मुझे लगेगा कि किसी इंसान के पास पैसा नहीं है और उसका इलाज करना है, ऑपरेशन करना है, मैं ऑपरेशन भी फ्री कर दूंगा, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि हाँ वो गरीब। हाँ, वो पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है कि जो लोग संपन्न होते हैं वो इन चीजों का फायदा उठाते हैं, और जो इसकी नीडी होते हैं वो फायदा नहीं उठा पाते। तो वही वो कह रहे अजमल, अपने हिसाब से देखते रहता हूँ, जो भी पेशेंट आता है आप पता कर सकती है जाके भी वहाँ पे, तो नहीं फीस वगैरह नहीं लेते हैं, दवा भी सस्ती कर देते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे, मतलब कहने के बाद अगर उस पर वो फॉलो कर रहे हैं। बहुत हॉस्पिटल आजमगढ़ में नहीं फॉलो कर रहे हैं, गरीब जा ही नहीं पा रहा है वहां तक, बेचारा कैसे जाएगा? सदर हॉस्पिटल में घिसट पिसट के रह जाता है। अच्छा, जिले में आपके नगर पालिका में सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसपे बहुत सारी इस समय ट्रोलिंग चल रही है, एफबी पे भी। मैंने भी अपने टॉक शो में एक बार ये मुद्दा उठाया था। आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि जो जिले में सफाई के समय विगत व्यवस्थाएं चल रही, जो कि नीड है और जिसमें नगर पालिका सक्षम है कराने के लिए, उस पर आपका क्या कहना है कि ये व्यवस्था कैसी चल रही है और आगे इसमें क्या सुधार होना चाहिए? मैडम, जब से नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं मंसूर भाई जी, मैं जब से देख रहा हूँ, स्टार्टिंग में 1-1.5 साल तक तो काम बहुत अच्छा किया, ये तो नो डाउट, मैं किसी पार्टी की वजह से नहीं बता रहा हूँ। मंसूर भाई ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ अब क्या प्रॉब्लम है। हर जगह से कंप्लेन आ रही है यहाँ पे कि काम नहीं हो पा रहा है, काम रुका हुआ है, कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ आजकल, तो कंप्लेन इनकी आजकल आ रही है। स्टार्टिंग में तो ठीक चले हैं, लेकिन आजकल तो दिक्कत दिख रही है, क्योंकि कल मैं देखा हूँ कोई एक न्यूज थी और वो लोग जो है ताला वाला मार दिए नगर पालिका में जाकर। जी जी जी, कल कुछ ऐसा हुआ है वहाँ पे। ऐसा हुआ है। हाँ। तो बातें नहीं सुनी जा रही सभासदों की। हालांकि मेन तो सभासद हैं बेचारे, जो जीत कर आए हैं, अपने वार्ड में काम नहीं करेंगे तो किस लिए जीत? और वो एकदम हमेशा अपने मोहल्ले के बीच में रहते हैं, तो सामान्यतः लोग सभासद को ही पकड़ते हैं, चेयरमैन तक कहाँ जा पाते हैं? बिल्कुल, चेयरमैन तक नहीं जाएंगे। तो ये सफाई व्यवस्था आजमगढ़ में सुदृढ़ होनी चाहिए, जो कि इस समय विगत कुछ दिनों से बहुत ही खराब है। एक मैडम छोटी सी बात और जोड़ना चाह रहा हूँ मैं। शिवली कॉलेज आप जाएंगे, शिवली कॉलेज के बगल से एक नाला गया है, दीवार के सटा हुआ है, एक नाला गया है, और मैं देख रहा हूँ आज कई सालों से वहाँ पे पटिया वगैरह नहीं है। तो मैंने हालांकि एक बार वीडियो बनाकर मंसूर भाई को, जो हमारे चेयरमैन हैं, उनको भी भेजा था। मैंने कहा सर इसको करवा दीजिए, क्योंकि ये कॉलेज सबका है, पूरे जिले का कॉलेज है, और कोई भी इंसान जब आता है तो बाहर से खड़े होकर देखता है तो नाला की पटिया सब टूटी हुई है। तो मैंने उनको 2 बार नोटिस मतलब दिया हूँ, लिख कर भी दिया हूँ, बोल कर भी दिया हूँ, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ शिवली कॉलेज आजमगढ़ की खूबसूरती है और आजमगढ़ का गौरव है, और उसको साफ सुथरा रखना हमारा और नगर पालिका का जो है दायित्व है। तो चेयरमैन साहब, आप अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप जरा उस पर फोकस करिएगा। अच्छा, लोगों की ये मेंटेलिटी है कि अगर माइनॉरिटी में कोई खराब काम करता है तो उसके भी नाम को उछालते हैं, अच्छा करता है। जैसे कि अभी एक बहुत बड़ा काम हुआ पहलगाम अटैक में, सोफिया कुरैशी जी, हमारी एयरफोर्स पायलट थी, और उन्होंने 9 बैरिकों को बिल्कुल निस्त नाबूद कर दिया और वो वहां से लौटी। उसके बाद भी बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बड़ी पार्टियां हैं जो देश पे राज कर रही हैं, उनके नाम को लेके बहुत ही अपशब्द और बहुत ही गंदी ट्रोलिंग हुई। तो ये क्या भारत के, क्या ये शोभनीय है? नहीं, बिल्कुल नहीं है मैडम। देखिए ऐसा है ना मैडम कि देश के अंदर कुछ 10-5% लोग ऐसे हैं जो ये सब मतलब ट्रोलिंग वगैरह करते हैं, और नहीं है, उससे ज्यादा नहीं है। और जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे आप कह रही हैं, मैं तो नाम लेकर बता सकता हूँ, राजनीतिक पार्टियां जैसे अभी सत्ता में है बीजेपी, और इनका जो है काम पर कम फोकस है। मैं जो रियलिटी वो बता रहा हूँ, काम पर कम फोकस इनका है, और हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना इनको है, और यही करते आ रहे हैं, चाहे बिहार में हुआ, चाहे हरियाणा में हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में कैसे कैसे शब्द बोले गए हैं यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप राजनीति करिए, सत्ता में रहिए, नो मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप काम करिए। काम की वजह से आप राजनीति मतलब सत्ता में रहिए। अगर हिंदू मुस्लिम करके आप कितने दिन तक सत्ता में रहेंगे? अच्छा, हिंदू मुस्लिम करते हैं अगर बीजेपी वाले, तो राशन बांटने के समय भी हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, मुसलमानों को नहीं देना चाहिए, हिंदुओं को देना चाहिए। तो फिर ये राजनीति क्योंकि मुसलमानों के लिए भी ये समकक्ष है, वही करेंगे, और ट्रोलिंग भी मुसलमानों के ऊपर करेंगे, माइनॉरिटी के ऊपर करेंगे, तो ये तो वो अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आ रहा था बिलरिया चुंगी पर, एक पेट्रोल पंप है, रात की टाइम थी, और मैं पेट्रोल लेने लगा तो देखा तो उस टाइम पे पेट्रोल का रेट बढ़ रहा था, 1 रुपया 50 पैसा से बढ़ते रहा।
तो मैंने पूछा क्या रेट चल रहा है, तो उसने कहा कि सर आज ये रेट है। मैंने कहा यार डेली बढ़ रहा है भाई, जो जिसको मतलब जो मिडिल तबका है उसको तो परेशानी हो रही थी। तो वहाँ पे 2 लड़के थे, मतलब मैं आपको ये जो बोलते हैं ना कि माइंड वॉश करना, 2 लड़के थे और वो सब अपने में बात किए, कह रहे देखे ना मीवन की तकलीफ होती ना मोदी जी की वजह से, ये वर्डिंग थी उनकी, मीवन के तकलीफ होती ना मोदी जी की वजह से, पेट्रोल का रेटवा जब बढ़ाओ तो देखा कितनी तकलीफ होती। तो मैं घूम के गया, मैंने कहा भाई ऐसा है अगर 10 रुपये का पेट्रोल मैं भरा रहा हूँ ना तो 10 रुपये का आप भी भरा रहे हैं। सही बात है, ऐसा तो है नहीं कि हिंदू के लिए इतना अलग कर दिया गया, मेरे लिए अलग कर दिया गया, तो कुछ बोले नहीं, फिर चले गए वो लोग। तो इन लोग कुछ लोग हैं 2, 4, 5, 10% ऐसे हैं जिनकी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है, उनको लगता है कि मुस्लिम जो है मतलब सरकार से नाराज है। मुस्लिम सरकार से कहीं से नाराज नहीं है मैडम, आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। हमारा क्या है ना, देखिए देश से हम मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि देश में जो है ना सब कुछ सही रहे, सही चले, और हम उसके लिए आवाज उठाते हैं तो लोगों को लगता है कि बीजेपी के खिलाफ बस। और कोई मीडिया यही नैरेटिव सेट करती है कि मुस्लिम जो है देश के खिलाफ है। मुस्लिम देश के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम सही बात बोलता है ताकि देश के ऊपर जो भी आपत्ति आती है उस पर आवाज उठाता है, तो लोगों को लगता है कि बीजेपी के खिलाफ, बस यही है। इसको जिस दिन लोग समझ जाएंगे, देश के खिलाफ नहीं है, उनको लगता है माइनॉरिटी बीजेपी के खिलाफ है, ना कि इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल, हम भारत देश के वासी हैं और देश का बंटवारा तो 1947 में हो चुका था। हम भारत देश के वासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जाति पाति के आधार पर इस कंप्यूटराइज्ड जमाने में जहां डिजिटल बैंकिंग चल रही है, जमाना इतना आगे हो गया है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। इस समय अगर छोटी जाति पाति के आधार पर देश को ब्रीफ किया जाए और देश में राजनीतिक दलों को आगे बढ़ाया जाए और चुनाव जीते जाए, तो ये देश की एजुकेशन के लिए और देश की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के लिए बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि हमें अपने देश के लोगों में चुनाव को जीतना है, ना कि हिंदू मुस्लिम और वर्गों को करके चुनाव जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बस वही होना चाहिए, यही होना भी चाहिए। हमको काम पे फोकस करें कि हम हमारी जो अभी हम जो 80-85 करोड़ लोगों को दे रहे हैं राशन, क्यों दे रहे हैं? उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब लोग हैं, लेकिन क्यों दे रहे हैं? मतलब हमारे देश में 80-85 करोड़ लोग गरीब हैं, एकदम 5 किलो राशन पे जी रहे हैं। जैसे कुछ आपने बोला 10-5% हिंदू, तो कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो इन चीजों को लेकर ट्रोलिंग करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जब जो लोग मोदी जी के विपक्ष में बोलते हैं अगर माइनॉरिटी में कि वो बहुत खराब है या बहुत खराब काम कर रहे हैं देश में, इस तरह की चीजों को कर रहे हैं, तो वो राशन लेने की जब लाइन में जाते हैं तो सबसे बड़ी तादाद उन्हीं की होती है। तो उनको मना कर देना चाहिए कि नहीं भाई मोदी जी राशन बांट रहे हैं, हम नहीं लेंगे। बिल्कुल उसके लिए मना करना चाहिए। हम आपके कोई मोदी जी के कोई सुविधा माइनॉरिटी के लोग जो इस तरह का विपक्ष और हिंदूवादी और मुस्लिमवादी देश को बांट रहे हैं, उनको मोदी जी का कोई भी लाया हुआ नियम जो उनकी सुविधा के लिए है उसको नहीं लागू होने देना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं भाई ये मोदी जी ये काम करवा रहे हैं, हम इस सुविधा को नहीं लेंगे, इस फैसिलिटी को ग्रहण नहीं करेंगे, हम कमा के खाएंगे, मोदी जी द्वारा लाया हुआ राशन नहीं लेंगे। क्यों भाई, मैं सही कह रही हूँ? एकदम सही कह रही हैं। लेकिन देखिए ऐसा है ना कि ये तो राजनीति है, राजनीति में जब तक आप हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे